प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को अनुगमन वेग और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बताया था। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का निगमन। ओके, तो इस हेडिंग को पढ़ने से पहले हम लोग ओम के नियम को एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके बाद इसके नियम का निगमन करते हैं। ओके, तो हमने आप लोगों को बताया था वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओके, तो यहां से इस नियम के अनुसार हमने आप लोगों को बताया था यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा दोनों का जो अनुपात होता है वो सदैव नियत होता है। ठीक है, और चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है वो सदैव नियत होता है। ओके, तो इसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। इस ओम के नियम को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी लोग भौतिक विज्ञान के प्लेलिस्ट में अगर आप लोग जाएंगे तो वहां से आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कोई चालक है जिसकी लंबाई है L, ठीक है, और चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है और चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आपकी स्मॉल n है। चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n और चालक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो स्मॉल e है और चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd और इलेक्ट्रॉनों का जो श्रांति काल है वो आपका कितना है टाउ। एक बार फिर से समझ लेते हैं। माना किसी चालक की लंबाई स्मॉल l, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A और चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n और चालक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा स्मॉल e और अनुगमन वेग vd तथा श्रांति काल कितना है टाउ। ओके, हम लोग जानते हैं वी नो दैट हमने आप लोगों को बताया था कि वैद्युत धारा I बराबर होता है बच्चों, वैद्युत धारा I बराबर हमने आप लोगों को निगमन करवाया था I बराबर NEA इंटू VD। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। पहला समीकरण है आपका I बराबर NEA VD। बात समझ में आ रही है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर आपका होता है V अपान में L। ओके, E बराबर होता है V बाई L। तो उसके बाद अब हम लोग आएंगे न्यूटन के नियम से। न्यूटन का नियम क्या कहता है बच्चों? न्यूटन का नियम कहता है दूसरा नियम, न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम। वहां पे आप लोगों को बताया गया था कि यह बराबर क्या होता है ma होता है, F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से हम लोग जानते हैं यह बराबर EQ भी होता है, तो यहाँ से देना है E इंटू E बराबर ma। ये कहाँ से आया है? क्योंकि E बराबर होता है F अपान Q, यानी कि F बराबर EQ होगा, लेकिन Q का मतलब आवेश है और वो जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसका मान कितना है बच्चों? स्मॉल e माने हैं, तो वहां पे लिख देना है
ई इंटू ई। ओके, ई इंटू ई बराबर किसके है? एम ए के है। यहां से हम लोग ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले ई का मान लिख देना है। ई का मान हमारे पास कितना है? देखिए, ई बराबर है वी अपान एल के, तो यहां से जाएगा कैपिटल वी अपान एल इंटू ई बराबर एम ए। ठीक है, जो कैपिटल वी है वो चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर है। तो यहां से एम को इस साइड कर सकते हैं। यहां से हमें मिल जाएगा ए इज इक्वल्स टू, ए बराबर एम इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा। यहां से हमें मिल गया ई वी अपान में एम इंटू एल। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। ओके, अब पुनः हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? हम लोग जानते हैं कि वेग बराबर होता है, वेग बराबर त्वरण गुणे समयांतराल। ठीक है, त्वरण गुणे समयांतराल होता है। वेग बराबर कितना होता है? त्वरण गुणे समयांतराल होता है। तो यहां से हम लोग वेग का मतलब अनुगमन वेग हो जाएगा इज इक्वल्स टू, त्वरण का मतलब ए है और समयांतराल का मतलब टाउ है। यहाँ से श्रांति काल आपका समयांतराल है और उसको हमने कितना कंसीडर किया है? टाउ कंसीडर किया है। ओके, इतना क्लियर है? एक बार फिर से आप लोगों को डाउट क्लियर कर देते हैं। ये वेग बराबर होता है त्वरण गुणे समयांतराल। यहाँ से वेग का मतलब हो गया अनुगमन वेग और त्वरण का मतलब ए है और श्रांति काल जो है आपका वो समयांतराल है। एक दूसरी भी मेथड है, एक दूसरा मेथड भी यहाँ से है आपको वी डी इज इक्वल टू ए टाउ करने के लिए सबका अलग अलग त्वरण निकालना है या त्वरण निकाल लेना है। ठीक है, या फिर वेग निकाल लेना है, उसके बाद एवरेज निकाल लेना है। उसका एवरेज निकालने को थोड़ा प्रोसेस लंबा है, इसलिए हम आप लोगों को यहाँ पे शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। ये आसान पड़ेगा आपके लिए। वेग इज इक्वल टू त्वरण इंटू समय, याद रखेंगे आप लोग, वी डी इज इक्वल टू ए इंटू टाउ हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू पुट कर देनी है। ये आपका बनेगा v इंटू डी, सॉरी वी डी इज इक्वल टू ए की वैल्यू है ई वी अपान में एम एल इंटू टाउ। ओके, तो यहां से हमने कहां से रखा है इसको? समीकरण 2 से रखा है। ठीक है ना? अब यही वी डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। यहां से लिखेंगे समीकरण 1 में वी डी का मान रखने पर, वी डी का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में वी डी का मान रख देना है। तो समीकरण 1 में ले चल के मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? आई बराबर एन ई ए इंटू वी डी है और वी डी की जगह पे आपका है ई वी टाउ अपान में एम एल। ओके, अब एम एल को इस साइड कर लेना है। आई इंटू एम एल हो जाएगा इज इक्वल टू, इसके अंदर गुणा करा लेना है, एन ई स्क्वायर ए टाउ और इंटू वी। ठीक है, आई को उस तरफ लेके जाइए और इसको यहाँ पे लेके आना है। ये हो जाएगा एम एल अपान में एन ई स्क्वायर ए और टाउ इज इक्वल टू, आई उस साइड जाएगा तो यहाँ से वी है और अपान में आई है, तो यहाँ से बचेगा वी अपान आई इज इक्वल टू एम एल अपान में एन ई स्क्वायर ए और टाउ। ओके, यहाँ से हम लोग जानते हैं स्थिर ताप पर एम एल अपान में एम कांस्टेंट है। अगर ताप नहीं बदल रहा है तो चालक तार की लंबाई भी नहीं बदलेगी और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी नहीं बदलेगी। प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन का आवेश भी नहीं बदलेगा, क्षेत्रफल भी नहीं बदलेगा और श्रांति काल भी नहीं बदलेगा। कहने का मतलब कोई चालक तार ले लेना है, उस चालक तार के ताप में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर चालक तार के ताप में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिस कंडीशन में मूव कर रहे होंगे उसमें चालक इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो चालक इलेक्ट्रॉन जिस किसी भी कंडीशन में जितने भी वेग से अगर वो लोग मूव कर रहे होंगे उतने ही वेग से मूव करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं आना है। ओके, तो जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हमें क्या मिलेगा? एम एल अपान में एन ई स्क्वायर ए और टाउ की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट मिलेगी और जब कांस्टेंट मिल जाएगी तो यहाँ से ये अगर कांस्टेंट है एम एल अपान में
एन ई स्क्वायर ए और टाउ अगर कांस्टेंट है तो ये नियतांक है। ओके, कब नियतांक है? जबकि ताप स्थिर हो, ताप स्थिर हो यानी कि स्थिर ताप पर। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट है ml अपान में यानी स्क्वायर ए और टाउ अगर कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है ये जिसके बराबर होगा वो भी कांस्टेंट होगा। इसलिए ये किसके बराबर है बच्चों? v अपान आई के बराबर है। तो यहां से लिख देना है v अपान में आई इज इक्वल्स टू नियतांक। ठीक है, और हमने पीछे आप लोगों को प्रतिरोध की परिभाषा बताया था, v अपान आई इज इक्वल्स टू आर होता है। तो यहां से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं v अपान आई इज इक्वल्स टू आर, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? नियतांक लिख देंगे। और यही हमारा क्या है? ओम का नियम है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछा करें। आपके कमेंट करने से हमें पता चलेगा कि आप लोग कितना समझ रहे हैं और कितना नहीं समझ रहे हैं। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा और उस प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को देखना है। देखिए, इसी को प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता। ओके, देखिए यदि कोई चालक हो, ठीक है, उस चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए और वैद्युत धारा प्रवाहित करने से और उसके किसी भी पॉइंट्स पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैपिटल ई है। ओके, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई है और उसके किसी भी बिंदु पर जो धारा घनत्व है उसका मान क्या है? J है। तो इस कंडीशन में हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध को डिफाइन कर सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध जो आपका होता है, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व, इन्हीं दोनों का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं और इसी को रो से डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब रो इज इक्वल्स टू ई अपान जे। अब इसकी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन बेहद सिंपल है, यही आपको फार्मूला याद रखना है। इसके हिसाब से आप लोग इसकी परिभाषा को आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा, यदि किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व, उसी बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। किसी भी वैद्युत चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को उस बिंदु पर उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। और विशेष ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि ये जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चालक के पदार्थ का गुण होता है। अगर चालक नहीं बदल रहा है, यानी कि चालक एक ही पदार्थ का बना हुआ है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान है वो आपका बदलना नहीं है। ठीक है, रो की जो वैल्यू है सेम पदार्थ के लिए, सेम सब्सटेंसेस के लिए इक्वल होती है। एक ही प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनके लिए सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ से एक बार हम लोग फिर से देख सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का ही अनुपात होगा, जबकि उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह किया जाएगा। तो यहाँ से आप इसको लिख भी सकते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है रो का मात्रक व बीमा। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध
का मात्रक व विमा। ओके, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक व विमा हम लोग देखेंगे। यहां से हम लोग जानते हैं वी नो दैट रो इज इक्वल्स टू होता है E अपान में J। ठीक है, रो इज इक्वल्स टू E बाई J होता है। तो यहां से हम लोग रो का मात्रक लिख सकते हैं। रो का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, E का मात्रक और अपान में J का मात्रक। ठीक है, E का जो मात्रक होता है वो आपका होता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, बटे में J का जो मात्रक होता है वो आपका होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, तो मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर आ जाएगा ऊपर, यानी कि यहां से बन गया वोल्ट मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो गया बच्चों, वोल्ट मीटर प्रति एम्पियर हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसकी बीमा की तरफ आगे बढ़ेंगे। बीमा के लिए थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। मात्रक आप लोग याद रखेंगे वोल्ट मीटर प्रति एम्पियर है। तो यहां से देखिएगा रो की बीमा इज इक्वल्स टू, हमने आपको बताया था कि इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, अब इसी वोल्ट को पहले हमें चेंज करना है। कोई भी मात्रक है, किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकालने के लिए सबसे पहले उसके मात्रकों को मूल मात्रक में परिवर्तित करना पड़ता है। ठीक है, उसके मात्रकों को जब हम लोग मूल मात्रक में परिवर्तित कर लेंगे उसके पश्चात क्या करेंगे, उसी की बीमा लिख देना है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा वोल्ट को हम लोग चेंज करेंगे। वोल्ट मतलब V का होता है मात्रक और V बराबर होता है W अपान Q। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल, W का मात्रक जूल है और Q का मात्रक कूलाम है, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर बटे में एम्पियर। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे, देखिए क्या बनेगा, जूल का कूलाम आ जाएगा नीचे, ये आपका हो जाएगा जूल मीटर और अपान में कूलाम और एम्पियर। ठीक है, अब इसको हमें चेंज करना है मूल मात्रकों में। जूल का जो होता है वो आपका होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड का स्क्वायर। जूल किसे कहते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम लोग जूल कहते हैं, और बगल में मीटर लिख देना है और बटे में कूलाम का मतलब एम्पियर सेकेंड होता है, यहाँ पे लिख देंगे एम्पियर सेकेंड फिर एम्पियर। ठीक है, ये जो एम्पियर है ये लिखा गया है, कूलाम की जगह पर एम्पियर सेकेंड लिखा गया है। ओके, ये हो गया। अब सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा नीचे, मीटर का मीटर स्क्वायर में गुणा हो जाएगा, तो यहां से हमें मिल गया बच्चों किलोग्राम मीटर स्क्वायर का मीटर में गुणा कर देंगे, मीटर का क्यूब और बटे में सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड में गुणा करना है, एम्पियर स्क्वायर का एम्पियर में करना है, तो ये हो जाएगा सेकेंड का क्यूब और एम्पियर का स्क्वायर। एम्पियर का एम्पियर में गुणा हो जाएगा, एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो यहां से हम लोग इसकी बीमा लिख देंगे। किलोग्राम का मतलब द्रव्यमान है, m लिख देना है, मीटर है, L है, L3 लिख देंगे। ठीक है, और अपान में क्या लिखना है बच्चों, सेकेंड यानी कि टाइम का है, टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं तो T3 लिख देना है। ठीक है, और एम्पियर है, A लिख देना है, 2 है, A2 लिख देंगे। इज इक्वल्स टू सबको ऊपर कर लेना है एक तरफ, M L3। ठीक है, T को ऊपर लिख जाएंगे T-3, A2 को ऊपर लिख जाएंगे A-2। ठीक है, ये है आपका
विशिष्ट प्रतिरोध रो की पी मान। ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में संबंध देखना है। रो व आर में संबंध, शॉर्टकट में हमने इसको लिख दिया, आप लोग लिख लीजिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, रो इज इक्वल्स टू आपका होता है E बाई जे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्या जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है E इज इक्वल्स टू V अपान L। ठीक है, और क्या जानते हैं, जो धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व धारा घनत्व J इज इक्वल्स टू J बराबर होता है I अपान A। ठीक है, अब यही E और J का जो मान है, यही दोनों मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 में E व J का मान रखने पर, E व J का मान रखने पर, E और J का मान इसमें रख देना है। यहां से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, रो इज इक्वल्स टू आपका बन जाएगा, E की जगह पे लिख देना है V बाई L अपान में J की जगह पे लिख देना है I बाई A। ये भिन्नों का भाग है, आप लोग भाग करना जानते होंगे। यहां से आपका मिल जाएगा रो इज इक्वल्स टू, पहला चौथे के साथ आता है, दूसरा तीसरे के साथ आता है, तो A चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा VA अपान में L आ जाएगा नीचे, यहां से हो जाएगा IL। या इसको हम लोग बना सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट रो इज इक्वल्स टू V अपान I इंटू A बाई L। ठीक है, और V अपान I को क्या कहते हैं बच्चों, V अपान I को ओम का नियम कहता है, R होता है, तो यहां से हम लोग लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट रो इज इक्वल्स टू R इंटू A बाई L। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, रो बराबर R इंटू A बाई L हो गया है। ठीक है ना, यही विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में संबंध है। ठीक है ना, इसी को हम लोग थोड़ा सा डिफाइन भी कर सकते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए फार्मूला हम लोग लिखेंगे, उसके बाद देखिएगा R का जो मान है रो के रूप में, और रो का जो मान है R के रूप में हम लोग दे सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। यहीं पे देखिएगा तो समझिएगा, ये आया था आपका संबंध। यहां से हम लोग रो और R दोनों को डिफाइन कर सकते हैं एक दूसरे के टर्म में। तो यहां से समझिएगा, मान लेते हैं यदि A का जो मान है वो आपका है 1 वर्ग मीटर और L का जो मान है वो आपका 1 मीटर है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से हो जाएगा रो इज इक्वल्स टू R इंटू A की जगह पर भी 1 और L की जगह पर भी 1, तो रो बराबर आपका मिल जाएगा फाइनली रो इज इक्वल्स टू R की। इसका मतलब क्या है, किसी भी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसके प्रतिरोध के बराबर होता है, जबकि चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दोनों ही क्या हो, एकांक हो। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा, किसी भी चालक की लंबाई, यहां से बोल देते हैं ऊपर से, किसी भी चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एकांक होने पर उसका प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है, किसी भी चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एकांक होने पर उसका जो प्रतिरोध है उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग पढ़ेंगे और इस वीडियो को ध्यान से समझ करके लिख करके आप लोग अपना नोट्स तैयार करेंगे। और अगर कोई भी समस्या होती है, तो कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कम समय में आप लोगों को ज्यादा देने का प्रयास किया जाता है, जिसके कारण
थोड़ा सा जल्दी बोलना पड़ता है। ठीक है, कोशिश की जाती है कि जल्दी ना बोला जाए, जल्दी ना बोला जाए, चीजों को स्लो मोशन में समझाया जाए, लेकिन समय बहुत ज्यादा लग जाएगा जिससे आप लोग को भी समस्या होगी। इसलिए कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से समझेंगे। अगर एक बार में नहीं आता है तो फिर से समझ लीजिएगा, और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर करेंगे। अगर कोई भी समस्या होती है समझने में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।